हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एमसीक्यूज किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज ड्रॉन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी ओम्स लॉ एज शोन इन द फिगर. His teacher told that the circuit diagram needs correction. Study the सर्किट डायग्राम एंड रीड्रॉ इट आफ्टर मेकिंग ऑल करेक्शन। देखो क्या रहा है कि एक चाइल्ड ने ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाया। ठीक है, और उसके टीचर ने कहा कि भैया इस डायग्राम में कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो हमें इस डायग्राम को चेक करना है और ये देखना है कि भैया इसमें क्या क्या करेक्शन चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे बैटरीज का जो अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है। ठीक है, देखो है यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है सीरीज में लगा हुआ है, जबकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। एम मीटर यहाँ पे पैरेलल में लगा है जो कि सीरीज में लगता है। तो इसको रीड्रॉ करते हैं। तो रीड्रॉ करने के लिए हम बना लेते हैं इस तरीके से, हम यहाँ पे बैटरीज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बैटरीज बना ली, प्लस इधर माइनस इधर। ठीक है, यहाँ पे की लगी हुई है, ये यहाँ पे हमने की लगा दी है ये, और ये रेजिस्टेंस सेम वैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाना है एमीटर, और यहाँ पे ये मतलब ये जो होगा बाकी का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा ही है। ठीक है, बाकी का जो अरेंजमेंट है सेम इसी तरीके का, जो ये लाइंस बना रखी हैं ऐसे। ये एक मिनट, इस लाइन को थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ पे बनाई हुई थी उसे करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गई लाइन, ये इस तरीके की लाइन थी, और ये टर्मिनल इसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऐसा ही जुड़ रखा था। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे इसके साथ वोल्ट मीटर लगाना है, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव इधर, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव इधर, और ये। ठीक है, तो ये हमने रीड्रॉ कर लिया। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो बैटरीज का अरेंजमेंट ठीक नहीं था। ठीक है, टर्मिनल्स ठीक नहीं थे, और वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा रखा था जबकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगना था, और एम मीटर को पैरेलल में लगा रखा था जिसको हमें सीरीज में लगाना था। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री 2 ohm resistors, ठीक है, ए बी सी आर कनेक्टेड एज शोन, each of them dissipate energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through the 3 resistors. देखो क्या कह रहा है कि जो ये 3 रेजिस्टर्स है इनका हमने इस तरीके से अरेंजमेंट लगा रखा है, किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि हर एक रेजिस्टर क्या कर रहा है, एनर्जी डेसिपेट कर रहा है, और मैक्सिमम 18 वॉट के पावर के साथ ये मतलब काम कर सकता है, विद स्टैंड विदाउट मेल्टिंग, मतलब बिना मेल्ट हुए ये काम कर सकता है। तो इसका मतलब इसका पावर कितना है, इसका पावर है 18, इसका भी पावर कितना है 18, इसका भी पावर कितना है 18। हमें फाइंड करना है द मैक्सिमम करंट दैट फ्लो थ्रू द 3 रेजिस्टर्स, मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू करंट फाइंड करनी है। अब देखो, इसको ए वाले के लिए लिख लेते हैं। ए वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, ए वाले का पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। पावर कितना है गिवन बेटे, पावर है इसका 18। ठीक है, ठीक है, पावर कितना है 18। अच्छा, इसका करंट निकालना हमें, रेजिस्टेंस इसका 2 गिवन है, काटते हैं तो 9 आएगा। आई की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 3 एम्पियर। कितनी मिलेगी, 3 एम्पियर। इसके थ्रू करंट कितनी है, 3 एम्पियर। ध्यान रखना, जो ए वाला है उसके थ्रू करंट कितनी होगी, 3 एम्पियर। अब देखो, जो ये 3 एम्पियर की करंट है जब ये आएगी इस पॉइंट पे, अब इन दोनों ए और बी जो ब्रांचेस हैं इनमें रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है। तो जो करंट आएगी इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो बी के थ्रू करंट कितनी हो जाएगी, 1.5 एम्पियर, और सी वाले के थ्रू करंट कितनी हो जाएगी, 1.5 एम्पियर। ठीक है, बी और सी के थ्रू जो करंट होगी वो सेम होगी, 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर। तो बी और सी कितनी करंट फ्लो होगी उनके थ्रू, 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर, और ए वाले के थ्रू करंट कितनी फ्लो होगी, 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई। देखो, जो आइडल एमीटर होता है, ध्यान रखना, जो आइडल एमीटर होता है, एमीटर, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। कितना होता है उसका रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस
0 के बराबर होता है। ध्यान रखना, जो आइडल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस 0 के बराबर होता है, मतलब लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया देखो, जब हम इसको सर्किट में जोड़ेंगे, ऐसे इस तरीके से हम जब इसे सर्किट में जोड़ेंगे, तो इसका काम है करंट को फ्लो करवाना, इस मतलब करंट को मेजर करना। अब ये क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। अगर इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाएगी तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, ये करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। इसीलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, आइडियल एमीटर का 0। और अगर जनरल हम एमीटर की बात कर रहे हैं तो जनरल एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल। क्या है उसमें? एक सेल है। क्या है? एक सेल है, एक की है, एक एमीटर है, एक रजिस्टर है 2 ओम का, इन सीरीज with a combination of two resistors 4 ohm in parallel and a voltmeter across the parallel combination। देखो क्या है, हमें एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, ये हमने सेल लगा दिया। ठीक है, एक की लगी हुई है, ये हमने यहां पे की लगा दी। ठीक है, एक एमीटर लगाना है, ये हमने यहां पे एमीटर लगा दिया। ठीक है, एक रजिस्टर लगाना है 2 ओम का, ये हमने 2 ओम का रजिस्टर लगा दिया। इन सीरीज, इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन है, और जो दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं आपस में कैसे हैं बेटे? पैरेलल है। कितने ओम के हैं? 4 ओम के हैं दोनों के दोनों। कितने हैं? 4 ओम के हैं दोनों के दोनों। एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, इस कॉम्बिनेशन के साथ एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ऐसा, ये वोल्ट मीटर लग गया। ठीक है, will the potential difference across the 2 ohm resistor be same as the as across the parallel combination of 4 ohm। देखो क्या कह रहा है कि जो ये 2 ohm का रेजिस्टर है, देखो जो ये 2 ohm का रेजिस्टर है, ये जो 2 ohm का रेजिस्टर है, इसके थ्रू सेम पोटेंशियल होगा जितना इनके थ्रू है। अब देखो क्या है, ये जो दोनों पैरेलल वाले हैं, पैरेलल वाले, ठीक है, इनका अगर आप नेट रेजिस्टेंस निकालते हो, अगर आप इनका नेट रेजिस्टेंस निकालते हो तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता है इसका? 2 ओम। ठीक है, इनका नेट रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है। कैसा आ रहा है? 1/4 प्लस 1/4, जो कि हो जाएगा 2/4। कैंसिल करेंगे तो 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 2 ओम। अब देखो क्या हो गया, इसकी वैल्यू बराबर हो गई। अब क्या होगा कि जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का, इसका नेट रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। यही पूछा था, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर, मतलब जो 2 ओम का रेजिस्टर है वो सेम होगा किसके थ्रू? जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर्स है उनके थ्रू। तो हाँ जी, सेम होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल वालों का भी नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है? 2 ओम के बराबर आ रहा है, इसीलिए कि दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज यूज ऑफ अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मतलब जो फ्यूज है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कैसे प्रोटेक्ट करता है। अब जरा ध्यान से सुन लो। जो फ्यूज होता है उसका रेजिस्टेंस होता है हाई। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इस तरीके का कुछ बनता है, ऐसा कुछ है ये, ऐसा, और ये यहां पे वायर लगा हुआ है, ये यहां पे ऐसे वायर लग गया, ये वायर लग गया। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? हाई। अब क्या होगा कि जब कभी भी हैवी करंट फ्लो होगी तो इसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से यहां पे हीट डेवलप होगी। क्या होगी? यहां पे जो हीट डेवलप होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा हीट डेवलप होने की वजह से ये क्या होगा? ये मेल्ट होगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्वेश्चन था, हाउ डज यूज ऑफ अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब फ्यूज वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है फ्यूज वायर? देखो, जो फ्यूज वायर होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है? हाई होने की वजह से
यहां पे जो हीट डेवलप होती है वो कैसी होती है, ज्यादा हीट डेवलप होती है। ज्यादा हीट डेवलप होने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है। अब ये मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन, इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन, इन अ series electrical circuit comprising a resistor made up of metallic wire. The ammeter reads 5 ampere. The reading of the ammeter decreases to half when the length of the wire is doubled. Why? देखो पहले तो हमें डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द property of a conductor which opposes flow of current। ठीक है, तो जो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब क्या रहे, इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग अ रेजिस्टर, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, मेटेलिक वायर से बना हुआ है, मतलब एक रेजिस्टर लगा हुआ है, मेटेलिक वायर से बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक एमीटर लगा हुआ है जो कि 5 एम्पियर की करंट को मेजर कर रहा है। कितना बता रहा है कि इसके थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर की करंट। द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीजेस, कह रहे हैं कि एमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस टू हाफ, मतलब एमीटर की पहले कितना था, 5 कर रहा था, अभी एमीटर की रीडिंग हाफ हो गई, मतलब 2.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, कह रहे हैं कि जब लेंथ को डबल कर दिया गया। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अच्छा, अगर I को देखोगे, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब अगर, अच्छा एक और चीज यहां पे I R को हम क्या लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अभी लेंथ इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। तो यहां पे यही पूछा गया था कि जैसे ही लेंथ को डबल किया गया तो करंट हाफ क्यों हो गई, क्योंकि भैया लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट हाफ हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिप्रेजेंट इट इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट, मतलब इन द टर्म्स ऑफ जूल। कॉमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आर। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आर। अब इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो देखो 1 किलो वॉट आर क्या होता है, 1 किलो वॉट इंटू 1 आर के बराबर। 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट और 1 आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 और 3 जीरो और लग गए, तो ये हो गया वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड क्या होता है बेटे, वॉट सेकेंड होता है जूल। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 3, कितने जीरो हैं, 1, अच्छा एक जीरो यहां छूट गया, तो 5 जीरो है, लेकिन मैं पॉइंट लगा रहा हूं, तो 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड क्या होता है, जूल। तो 1 किलो वॉट आर किसके बराबर आ जाएगा बेटे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A current of 1 ampere flows in a circuit containing an electric lamp। कह रहा है कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जरा ध्यान से देखो, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इन अ सीरीज कंटेनिंग अ इलेक्ट्रिक लैम्प, मतलब एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, ये एक इलेक्ट्रिक लैम्प है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो इसके थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है।
व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, जब इसको हम 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं बेटे, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब इस लैंप का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अब देखो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो दोनों के दोनों सीरीज में, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस 5। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का कितना हो गया, आर प्लस 5। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V कितना है, V है 10, I कितना है 1, ठीक है। R टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस 5, R प्लस 5 ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू कितना है 10 के बराबर, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5 ओम। मतलब जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो बल्ब है, जो ये बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर, इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम के बराबर। अब आगे क्या कह रहा है, नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट चेंज इन करंट flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place। कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो ये बल्ब था और जो ये कंडक्टर था 5 ओम का, 5 ओम, ये भी 5 ओम का है, इसके साथ पैरेलल में हमने एक 10 ओम का रजिस्टर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटे, इसके साथ पैरेलल में हमने एक 10 ओम का रजिस्टर लगा दिया, इस तरीके से 10 ओम का रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। और बैटरी सेम वही है 10 वोल्ट की, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि जो ये 5 ओम का रजिस्टर है इसके थ्रू करंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इस 5 ओम के इसके थ्रू हमें रजिस्टर करंट पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है और करंट पूछा गया है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अभी पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो ये 10 है, ये कितना है, इसका भी टोटल रेजिस्टेंस यहां पे देखेंगे तो ये भी 10 है, क्योंकि 5 प्लस 5 10। तो 10 और 10 आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम। कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब वोल्टेज कितना है, कितना है बेटे, 10 वोल्ट का। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम का है। जरा ध्यान से देखना, कितना है टोटल रेजिस्टेंस, 5 ओम का है। अब देखो यहां से अगर मैं करंट निकालूं, अगर मैं यहां से करंट निकालूं तो करंट क्या होगी, इधर देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल तो 10 से था, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस टोटल 5 हो चुका है, तो I इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर की करंट, मतलब यहां से जो करंट निकल रही है अभी वो 2 एम्पेयर की करंट है। अब ऊपर वाला रेजिस्टेंस 10 है, नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटे, 10 है। ऊपर का भी टोटल रेजिस्टेंस 10 है, नीचे का भी टोटल रेजिस्टेंस 10 है। तो जो ये करंट है ये दो भागों में बराबर डिवाइड हो जाएगी। क्यों डिवाइड होगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ऊपर वाले में भी 1 एम्पेयर की करंट गई और नीचे वाले में भी 1 एम्पेयर की करंट जाएगी। नीचे वाले में भी कितने की करंट जाएगी, 1 एम्पेयर की करंट जाएगी। कितने करंट जाएगी, 1 एम्पेयर की। अब ये जो 1 एम्पेयर की करंट है, इस बल्ब के थ्रू भी ये 1 एम्पेयर की ही करंट रहेगी, और जो ये रेजिस्टर है इसके थ्रू भी 1 एम्पेयर की ही करंट रहेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in parallel with this series combination, what change in the current flowing through 5 ohm conductor। 5 ohm कंडक्टर के थ्रू करंट कितनी होगी, मतलब अभी देखो इसमें 1 एम्पेयर की, इस वाली ब्रांच में जो करंट आ रही है बेटे वो 1 एम्पेयर की ही है, तो करंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, करंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उसके थ्रू करंट कितनी रहेगी, उसके थ्रू करंट 1 एम्पेयर की ही रही। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, अब लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 5, लैंप के थ्रू करंट कितनी है, 1, तो लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट ही हुआ। इसका मतलब अगर हमने 10 ओम का उसके साथ जोड़ भी दिया, ठीक है, तब भी उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, सेम रहेगा, ठीक है बेटे, तब भी सेम रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाई इज द पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग? देखो पैरेलल अरेंजमेंट को डोमेस्टिक वायरिंग में क्यों यूज किया जाता है, तो जरा ध्यान से समझते हैं। पैरेलल वायरिंग में मतलब दो तीन अप्लायंसेस लगा लेता हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये यहां पे एक फैन लगा हुआ है और यहां पे एक टीवी लगी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहली चीज तीनों में वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। तीनों में क्या रहेगा, वोल्टेज सेम, जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है उतना ही वोल्टेज इससे मिल रहा है, उतना ही वोल्टेज इससे मिल रहा है, तो इन तीनों में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा दूसरा जो ये ऊपर वाला जो बल्ब है, ये अगर बाई चांस ये खराब हो जाए तो फैन और जो टीवी है ये काम करते रहेंगे। मतलब सारे के सारे, मतलब एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो रेस्ट वाले क्या करते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे, ठीक है। आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, इफ वन स्टॉप्स वर्किंग देन अदर विल रिमेन वर्किंग, ठीक है। अगर एक काम करना बंद करता है तो बाकी भी काम करते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो भी काम करना बंद करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तीसरा, इनको सेपरेट स्विचेस होंगे, क्या होगा, सेपरेट स्विच होंगे, क्या होते हैं, सेपरेट स्विच होंगे, ठीक है। अब सेपरेट स्विच का क्या फायदा होगा, अगर आपको फैन चलाना है तो आप फैन वाला स्विच ऑन करो या ऑफ करो, टीवी फैन जो भी करना होगा उसके हिसाब से आप उन वाले को। तो क्या एडवांटेज है, मतलब क्यों यूज किया जाता है, पहला कि सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है। दूसरा, अगर एक अप्लायंस काम करना बंद करता है तब भी बाकी अप्लायंसेस काम करते रहते हैं। तीसरा जो है वो है कि अगर जो सारे अप्लायंसेस हैं उनके लिए सारे सभी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस होते हैं। अगर जितने भी अप्लायंसेस होंगे तो उतने ही वहां पे क्या होंगे, स्विचेस होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ही क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, B1, B2 एंड B3 आर द थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स, मतलब तीन बल्ब्स हैं, B1, B2 एंड B3 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जैसे शो कर रखा है ऐसे, ठीक है। When all the bulbs glow, current of 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय द एमीटर, मतलब जब ये तीनों की तीनों बल्ब ग्लो करते हैं तो एमीटर कितने की करंट नापता है, ये नापता है भैया 3 एम्पियर की। कितने एम्पियर की करंट नापता है, ये नापता है 3 एम्पियर की करंट नापता है। कितने एम्पियर की, 3 एम्पियर की, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड टू द बल्ब, व्हाट हैपेंड टू द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब व्हेन द बल्ब वन गेट फ्यूज्ड। देखो कह रहा है कि अगर बल्ब वन काम करना बंद कर दे, क्या कर रहे हैं बेटे, अगर बल्ब वन काम करना बंद कर दे, ठीक है, अगर बल्ब वन काम करना बंद करेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर बल्ब वन काम करना बंद करता है तो क्या होगा, बाकी बल्ब काम करते रहेंगे और सेम उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भैया जैसे आपके घरों में भी देखा होगा, आपके घरों में जो अरेंजमेंट होता है कि आपने एक बल्ब इधर लगा रखा है, एक बल्ब इधर लगा रखा है, एक इधर लगा रखा है, अगर एक बल्ब ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरा बल्ब तो काम करता रहता है ना। और उस ऐसा तो नहीं है कि उसकी ब्राइटनेस में कुछ असर पड़े कि कम हो गया ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर एक बल्ब काम करना बंद कर देता है तो ग्लो ऑफ अदर रिमेन्स सेम, तो क्या है, ग्लो ऑफ अदर रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है, बाकियों का ग्लो में कोई असर नहीं पड़ता। अगला है, व्हाट हैपन टू द रीडिंग ऑफ A1, A2 एंड A3 एंड A व्हेन बल्ब 2 गेट फ्यूज्ड, बल्ब 2 अगर फ्यूज हो गया, चलो देखते हैं। अगला एक और पार्ट था वैसे, हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो टुगेदर, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लो ऑफ, नहीं सॉरी, व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑफ A1, A2 एंड A3, मतलब A1 क्या है, A1 है भैया ये इसका एमीटर है, पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ ये है एमीटर A1, सेकंड वाले बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है ये एमीटर 2 है, थर्ड वाले के साथ जो एमीटर जुड़ा हुआ है वो बल्ब 3 के साथ जुड़ा हुआ है ये एमीटर, सॉरी, और जो पूरे सीरीज में जुड़ा हुआ है वो कितना है।
ठीक है, अब देखो एक मिनट, ये यहाँ पे ना, अब देखो बी वाला पार्ट कर रहा है। अगर बल्ब 2 ने काम करना बंद कर दिया तो A2 की रीडिंग क्या आ जाएगी? 0। क्यों भैया? काम करना बंद कर दिया, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। दूसरी चीज, अब जो ये A1 है ये कितना रीड करेगा और A3 ये कितना रीड करेगा? अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो करंट है यहाँ पे 3 एम्पेयर की, अब ये 3 एम्पेयर की जो करंट है वो यहां से तो फ्लो नहीं हुई, इधर से फ्लो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहां से तो काम, ये इसने तो काम बंद कर दिया। अब जो ये बल्ब्स हैं इसमें इन दोनों में क्या होगी? ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी, मतलब 1.5 यहां जाएगी और 1.5 यहां जाएगी और इसमें कोई भी करंट नहीं जा रही क्योंकि ये खराब हो चुका है। तो A1 कितना रीड करेगा? 1.5 एम्पियर। A3 कितना हो गया? 1.5 एम्पियर। ठीक है, और दोनों में सेम करंट इसलिए क्योंकि भैया यहाँ पे लिखा हुआ भी कि ये आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। कैसे हैं? आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा 3 आइडेंटिकल बल्ब्स। अगर बल्ब सेम है तो उनके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी? सेम होगी। ठीक है, तो A2 की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0। A1 की रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटे? A1 की रीडिंग हो जाएगी 1.5 और A2 की रीडिंग 0 और A3 की रीडिंग हो जाएगी 1.5। A2 की रीडिंग 0 इसलिए हुई क्योंकि उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है हमारे पास। क्या है लास्ट पार्ट? हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो टुगेदर। अगर तीनों के तीनों बल्ब्स एक साथ काम करते हैं तो कितनी पावर डेसिपेट होगी? अब देखो, इनका पहले तो रेजिस्टेंस पता चल जाए कि रेजिस्टेंस कितना है, तो जरा देखते हैं। तो एक एक काम करते हैं, नीचे पे बनाते हैं। देखो, अब देखो ये बल्ब, बल्ब 1, ये बल्ब 1, ये है बल्ब 1, ये है बल्ब 2, ये है बल्ब 3। ये तीनों बल्ब्स हैं इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है। इनके थ्रू बैटरी लगी हुई है 4.5 की। कितनी? 4.5 की। अच्छा, इसमें ये 3 एम्पेयर का करंट मेजर कर रहा है। कितना? 3 एम्पेयर का जो ये है, ये 3 एम्पेयर का करंट मेजर कर रहा है। तो ये 3 एम्पेयर का जो करंट है ये तीनों में क्या हो जाएगा? ये इक्वली डिवाइड होगा। मतलब 1 एम्पेयर का करंट यहां जाएगा, 1 एम्पेयर का यहां जाएगा, ठीक है, और 1 एम्पेयर का यहां जाएगा। ठीक है, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर और 1 एम्पेयर, तीनों में एक एक एम्पेयर का करंट होगा। अच्छा, अभी रेजिस्टेंस चाहिए तो V इज इक्वल टू IR लगाएंगे। V, तीनों के थ्रू पोटेंशियल कितना है? 4.5। ठीक है, तीनों के थ्रू पोटेंशियल कितना है बेटे? 4.5। तीनों में करंट कितना है? 1। रेजिस्टेंस R है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.5 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 4.5 ओम। मतलब सभी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका 4.5, इसका 4.5, इसका 4.5। अच्छा, ये तीनों के तीनों अब कैसे लगे हुए हैं बेटे? पैरेलल में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं बच्चों? पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 4.5 4.5 4.5 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5, जो क्या आ जाएगा? 3/4.5। सॉल्व करेंगे तो 1/1.5। तो नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ गया? 1.5। मतलब जो ये हमारे पास जो ये तीनों बल्ब्स पैरेलल में लगे हुए थे उनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया है? नेट रेजिस्टेंस आ गया है बेटे 1.5 ओम। अब पावर निकालना है। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I²R। पावर कितना हो जाएगा? I²R हो जाएगा। अब I कितना है? देखो, इस पूरे सर्किट में करंट है 3 एम्पेयर की, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 1.5। कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू 1.5। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 9 इंटू 1.5। कितना हो जाएगा? 9 1.5, ये क्या आ जाएगा? 13.5। कितना आ जाएगा? 13.5 वॉट। ठीक है, तो जो ये सर्किट है इसमें कितनी पावर डिसिपेट होगी बेटे? 13.5 वॉट की पावर डिसिपेट होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. In another circuit, अच्छा पहले सीरीज में जोड़ रखे हैं, कैसे जोड़ रखे हैं, सीरीज में जोड़ रखे हैं. इन अनदर सर्किट सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स. मतलब पहले कैसे जोड़ रखे हैं, पहले इस तरीके से 3 बल्ब को जोड़ रखा है सीरीज में, 1 बल्ब 2 बल्ब और 3 बल्ब इस तरीके से सीरीज में जोड़ा हुआ है. कैसे जोड़ा हुआ है बेटे, सीरीज में इस तरीके से जोड़ रखा है ऐसे. ठीक है, अब इन्हीं 3 बल्ब्स को कैसे जोड़ दिया गया, पैरेलल में ऐसे. कैसे जोड़ दिया गया, इस तरीके से पैरेलल में जोड़ देते हैं. ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस. कह रहा है कि ये जो बल्ब्स हैं ये जो सर्किट में वो सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेंगे नहीं, सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो नहीं करेंगे, सेम नहीं होंगे, ध्यान रखना सेम नहीं होंगे. ठीक है, ज्यादा कौन ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेंगे भैया ये वाले पैरेलल वाले. क्यों, बिकॉज नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मिनिमम. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे, मिनिमम होता है. मिनिमम होगा तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगा. इसी वजह से ये जो पैरेलल वाले हैं इनकी ब्राइटनेस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. और दूसरा रीजन ये है कि सभी को वोल्टेज कितना मिल रहा है बेटे, सेम. तो क्वेश्चन था विल द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस. तो इसका आंसर है नो. क्यों, क्योंकि भैया दोनों का मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से कम करंट फ्लो करेगी, तो क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी. वहीं पे पैरेलल वालों में सभी के थ्रू वोल्टेज सेम होता है, सेम वोल्टेज होने की वजह से और सेम वोल्टेज होता है और दूसरा मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से ये क्या होगा, ये ज्यादा ग्लो करेंगे. आगे क्या कह रहे हैं, लेट 1 बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज्ड. कह रहे हैं कि दोनों सर्किट में एक एक बल्ब फ्यूज हो गए. ठीक है, दोनों सर्किट में एक एक बल्ब फ्यूज हो गए. ठीक है, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यूज टू ग्लो. तो अगर इसमें ये फ्यूज हो गया, इसमें ये फ्यूज हो गया, तो ये तो वर्क नहीं करेंगे, बाकी के काम नहीं करेंगे. लेकिन यहां पे बाकी के काम करेंगे. क्यों करेंगे भैया, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, रास्ता. और अगर रास्ता है ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगी. अब यहां से करंट आ रही थी, अब करंट आ रही थी तो ये बल्ब क्या हो गया, खराब हो गया. तो करंट, ये बल्ब खराब हो गया तो वो आगे नहीं पहुंच पाए, तो करंट इसको भी नहीं मिलेगी, इसको भी नहीं मिलेगी, तो ये दोनों ग्लो तो करेंगे नहीं. लेकिन इस कंडीशन में यहां वाले में, पैरेलल वाले में क्या होगा कि जब यहां से जाएगा तो करंट के पास ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, लेकिन ये रास्ता अगर बंद हो गया तब भी करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा. ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट. नहीं, सीरीज वाले में ग्लो नहीं करेगा, वहीं पे पैरेलल वाले में ग्लो करेगा. ठीक है, तो इतने ही थे इसमें क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस करेंगे. नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालबा कोचिंग क्लासेस के साथ. टिल देन बाय बाय.